वो नीति जो आरबीआई बनाता है। लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों पढ़ने। तो है इधर आ जाना, रोबोटिक वाइस ओपी नहीं बोलूँगा क्या। इसी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो काम कैसे करता है। ठीक है, रास्ता साफ, चलिए ओके। सर ओवरऑल कितनी क्लासेस होंगी? मधु कहाँ है, कोई पूछा है? सही है बेटा, सही जा रहा हो। मधु का तुम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों भाई, ये मधुसूदन है। मधुसूदन कहाँ है? मधुसूदन, आज मधुसूदन के जो पापा हैं वो बैंक में चेयरपर्सन बनेंगे आज जो है। चलो आरबीआई का गवर्नर बनाएंगे आज। चल क्यों नहीं रहा भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ध्यान से, ठीक है। कोई भी बैंक हो, ठीक है, बैंक्स डिफरेंट तरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें हम अलग करते हैं अभी, ठीक है। कितनी तरह की होती हैं, क्या होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे जो सीडीएस और सीएपीएफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सारी चीज़ें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको जो है रखा है। और बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई एक्ट और ये सारी चीज़ें जो है बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई भी बैंक अपना प्रॉफिट कैसे बनाती है, समझेंगे। बेसिक है एकदम, समझ में आना चाहिए, इसी से सारी चीज़ें लिंक्ड है ना, सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। ये मान लेते हैं बैंक है, इसका नाम है बैंक का मधुसूदन बैंक, ठीक है। तो ये मधुसूदन बैंक है जो ऑपरेट कर रही है, और ये अपना प्रॉफिट कैसे बनाती है। ध्यान रखना, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में प्रॉफिट को स्प्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्प्रेड। तो स्प्रेड बैंक का कैसे निकल के आता है? ऐसे निकल के आता है कि जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, वो पैसा डिपॉजिट करती है। कहाँ डिपॉजिट करती है? बैंक में, ठीक है। वो पैसा जो है उठा के बैंक क्या कर देता है, जिसको लोन में पैसा चाहिए होता है उसका लोन में पैसा उठा देता है, ठीक। अब होता क्या है कि जो बैंक पैसा डिपॉजिट करता है अपने पास लोगों का, कि भाई लाओ अपना पैसा हमें दे दो, ठीक है, तो वो पैसा जिस इंटरेस्ट रेट में आरबीआई सॉरी जो बैंक लेता है, एक सेकंड, तो ये जो इंटरेस्ट रेट में मान लेते हैं पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो जो पर्सन ए से जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बैंक डिपॉजिट करेगा, मतलब इसको जो गारंटी करेगा कि मैं आपको इतना टका ब्याज दूंगा आप मेरे बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करोगे, तो हर बैंक का अपना अलग अलग होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस होता है ना। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होती हैं, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह ज़्यादा देती हैं। तो खैर होता क्या है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है दैट इज लेट्स से 5.5%, 5.5%, ठीक है। और जो इससे चार्ज किया जा रहा है लोन, मतलब ये जो पर्सन भी आया बैंक के पास, ये हमें लोन दे दो, तो बैंक ने क्या किया, ये पैसा उठा के इस बंदे को लोन में दे दिया, और इससे क्या बोले कि हमें ये जो है आपको ब्याज जो हम देंगे वो लगभग 8.5% पे, 8.5% ब्याज जो है आपको इतना चुकाना पड़ेगा जो आप लोन ले रहे हो हमसे, हर महीने को 8.5% देना होगा जो भी आप लोन ले रहे हो, ठीक है। अब यही जो डिफरेंस है ना 5.5 और 8.5 के बीच में जो 3% एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ आपको, तो ये बैंक का प्रॉफिट बन गया है ना। कितनी सिंपल कहानी लग रही है। चलो भैया हम भी बैंक खोलते हैं, सही है ये तो है, क्यों, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, क्यों। उसका हम एक दो एस्पेक्ट जानेंगे, बाकी एस्पेक्ट में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एस्पेक्ट ये है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो भी ये बैंक के पास पैसा डिपॉजिट हुआ तो पूरा बैंक लोन पे नहीं उठा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं उठा सकता है वो भी अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो बैंक के पास डिपॉजिट हुआ इसको बोलते हैं बैंक की लाइबिलिटी, ठीक है। और ये जो पैसा लोन पे उठाया गया बाय द बैंक, ये बैंक का एसेट है, पूंजी है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि आप ने किसी से पैसा ले रखा है, तो वो आपको चुकाना होगा बाद में, और वो ब्याज के साथ चुकाना होगा, तो इसलिए वो आपको देता है, आपकी लाइबिलिटी है कि आपको पे करना है। आपने किसी को पैसा दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, वैसे देना नहीं होता है, कल मैंने आपको बताया था लेकिन मान लेते हैं लालच में आपने दे दिया कि कुछ ब्याज व्याज मिलेगा, तो ठीक है, तो आपको क्या होगा उसमें, आपको पैसा तो मिलेगा ही लेकिन ब्याज ही मिलेगा। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर आपने, देखिए ऐसे समझिए जैसे ये बंदा है, इसने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो इसको क्या ब्याज मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा, तो ये इसके लिए पैसा एसेट है एक तरह से, है सर। अभी तो बोले लाइबिलिटी है, तभी तो मैं तुम्हें वो वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, हम बैंक के टर्म्स में देख रहे हैं, बैंकिंग के टर्म में देख रहे हैं कि क्या लाइबिलिटी है क्या एसेट है। बैंक के लिए लाइबिलिटी जो बैंक ने पैसा अपनाया और जो बैंक ने पैसा उधार पे चढ़ाया लोन पे, वो उसके लिए एसेट है। इसके लिए लाइबिलिटी एसेट, इसके लिए लाइबिलिटी एसेट, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बैंक का देख रहे हैं, ठीक, क्लियर। तो जो भी बैंक का एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी भी सर दो तरह की होती है, एक डिमांड और एक टाइम। डिमांड लाइबिलिटी वो होती है जो बैंक को तुरंत फुलफिल करनी होती है, यानी कि अगर ये बंदा गया बैंक में, उसने बोला कि भाई जो हमने तुम्हें पैसा दिया था वो लौटा दो हमें, बैंक के हाँ लो ले जाओ जाओ, ठीक, ये हो गया टाइम। टाइम लाइबिलिटी वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक लेता है किसी पर्सन के, जो वो तुरंत नहीं देगा, बोलेगा देखो ये लॉक इन पीरियड था इनका, आपने इसको लॉक करवा लिया था 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए, तो वो जब मेच्योर हो जाएगा तभी मिलेगा, नहीं हमें तो अभी चाहिए चाहिए, तो फिर पेनल्टी लगेगी, हम पैसा काटेंगे कुछ, वो होती है टाइम लाइबिलिटी। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारा सेविंग अकाउंट में जो होता है ना, सेविंग अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होते हैं, या फिर जो लोग धंधा वंधा चलाते हैं उनका करंट अकाउंट होता है, ठीक है, उनका करंट अकाउंट होता है। तो ये सब जो पैसा आप कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से जाके निकाल सकते हैं पर्ची भर के, या एटीएम से निकाल सकते हैं, दैट इज योर डिमांड लाइबिलिटी। लेकिन आपके मान लो कि आपके अकाउंट में पड़ा हुआ 10 लाख रुपए, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपने क्या किया है, 2-2 लाख की 4 एफडी बनवा ली आपने। एफडी जानते हो सभी लोग, एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट, सुना तो यार होगा ही, एफडी इतने बड़े हो गए हो हैं, इतने हमारे पास बोलते थे इतने घोड़े हो गए हो घोड़, ठीक है। तो 4 एफडी तुमने करवाई मान लेते हैं, ठीक है, 2-2 लाख की, तो 8 लाख गए तुम्हारे एफडी में, वो लॉक हो गए, मान लो तुमने 2 साल के लिए कर रखे हैं,
क्यों कर रखा है तुमने, क्यों नहीं, क्यों लॉक करा दी कुछ, तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। तुम्हें प्रॉफिट ये था कि ब्याज बहुत अच्छा मिल रहा था उसमें। एफडी में जनरली ब्याज अच्छा मिलता है, सेविंग अकाउंट में पड़ा है। इन्फ्लेशन का रेट इतना है कि भाई वो पैसा घटे जा रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है, पैसे बढ़ने की रेट वो हम देखेंगे जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति होती है। तो एडवाइजेबल यही होता है कि एटलीस्ट एफडी करवा लो, ना म्यूचुअल फंड में डालो, ना शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तो एटलीस्ट एफडी करवा लो, एटलीस्ट पैसा घटने से बचा लो। सेविंग करंट में अगर आपका पैसा पड़ा रहा तो घट जाएगा। घट कैसे जाएगा सर, वो जब इन्फ्लेशन पड़ेंगे तब समझ आएगा तुम्हारा पैसा घट कैसे जाएगा जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये बात तो सही है सर, मतलब सारा एफडी में डाल तो फिर पागल है ये लोग जो सेविंग करंट अकाउंट में। पागल नहीं है, नीड पड़ सकती ना। कैश की अलग अलग नीड होती है, जैसे कि उसके अलग अलग मोटिव होते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन मोटिव होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन के लिए मान लो एकदम से आपको नीड पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फिर क्या करोगे, एफडी तोड़ाओगे जाके, इतना टाइम नहीं है ना, अब पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी उसमें। तो मैंने क्या किया, 2 लाख अलग से सेविंग या करंट अकाउंट में इसको पड़े रहने दिया, तो वो आपकी डिमांड लाइबिलिटी हो गई। और टाइम लाइबिलिटी क्या होगी कि मैं कभी भी इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। टाइम लाइबिलिटी में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, आरडी भी होती है एफडी की तरह, जो आपको एक साथ लमसम नहीं देना होता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एफडी में 2 लाख लॉक कर दिया है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या, हर महीने 50,000 50,000 50,000 50,000 इस तरह से कट रहा है, रिकरिंग बार बार कट रहा है। तो ये आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो, फिक्स टाइम के में मेच्योर होते हैं, निकाल लें तो पे दी पेनल्टी। तो ये चीज़ समझ में आई आपको डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का। अब ये जितनी भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तो बोलता ही है, लेकिन आरबीआई बैंक से क्या बोलता है, ये तो आरबीआई हम लोगों से बोलता है। आरबीआई बोलता है हम पे डिपॉजिट करवा दो, आओ हमारे पास और हमको दे दो। तो बैंक्स पूछती हैं क्यों, तुमको क्यों दे दें। तो आरबीआई ये बोलती है कि देखो, जैसे मान लो पर्सन ए है, ओके, आपके पास मान लेते हैं उसने 100 रुपये डिपॉजिट किए, आपने 100 रुपये उसको लोन में दे दिए, पूरे ही दोगे, क्यों, पैसा क्यों रखोगे खाली। जैसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग कमाते हैं, जैसे मान लो आप कमाने लगोगे, फिर सेव करोगे, सेव करोगे, खूब सेव करोगे। सेव करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेव करना भी अच्छी बात नहीं। क्यों भाई, बैंक मजे ले रहा है आपके पैसे के। कैसे, आपके मान लो 1 लाख रुपए हैं, मान लीजिए हम छोड़ो 1 लाख, मान लेते हैं आप बहुत तगड़ा धंधा कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 7 करोड़ इस तरह के रुपए पड़ा हुआ है, आप एकदम मक्खी चूस आदमी हैं, और थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट, खा पी कुछ नहीं रहे हैं ना, कुछ घर वालों को एकदम है ना तरसा रहे हैं, लेकिन बैंक में पड़े हुए हैं, उसी से एकदम मन मजे मार रहे हैं कि वाह 5 करोड़ हो गए, और डिपॉजिट करते हैं। भाई वो 5 करोड़ बैंक लोन पे उठा के उससे पैसा कमा रहा है तुम्हारे पैसे से, तो कैसे पूरा निकाल के खर्च कर दें। भाई जीवन जो है बैलेंस में चलता है, मध्यम मार्ग, समझ रहे हो। बुद्ध जी की फिलॉसफी पढ़ाने लग जाऊंगा भी यहाँ पे मैं, एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास चलने लगी, ज़्यादा फालतू की बकवास करोगे तो फिर क्या बात है कि बैंक जो है वो चाहती है कि वो पूरा पैसा लोन पे उठाए। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन पे उठाएगी उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन होगा उतना ही, जितना ज़्यादा उसके एसेट होंगे उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होंगे। बात तो सही है, बात तो सही है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यार ये मान लो ये आया ए बोला हमारे 100 रुपये दो, अभी इससे बैंक मांगे थोड़ी ना जाएगी पर्सन बी से कि 100 रुपये दो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तुम्हारे पास किस लिए आए थे, नहीं तुम बगल वाले उसके पास नहीं चले जाते, हमारे बगल में भी गुप्ता जी वो दे देते हैं, तुम्हारे पास किस लिए आए थे, इसीलिए आए थे। तो फिर क्या होगा, ऐसे मान लो एक, अब तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो हज़ारों लोग का अकाउंट होता है बैंक में, शाखा में, ठीक है, और हज़ारों लोग तो नहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं हमें आज ही पैसा चाहिए, सब हज़ारों लोग आज ही पैसा मांगेंगे। तो फिर कभी भी कोई भी आ सकता है। तो इसलिए आरबीआई बोलता है कुछ पैसा हमारे पास रखो आप, सो दैट कि अगर मान लो एकदम आपसे आपको नीड पड़ गई तो आप इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एकदम से नीड पड़ गई तो आप इस कैश का यूज़ कर सकते हैं जो आपने रिजर्व में रख रखा है। तो इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज CRR, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। सर्टेन पार्ट ऑफ टोटल नेट एंड डिमांड लायबिलिटी, दैट इज डिपॉजिट्स दैट अ बैंक रिसीव्स, इट हैज टू कीप अ पार्ट ऑफ इट विद आरबीआई। ये आरबीआई इसलिए करता है टू एंश्योर दैट द फेथ इन द बैंकिंग सिस्टम डज नॉट इरोड्स एंड इट इज ग्राउंडेड। मतलब कि अगर मान लो ए को पैसा ना मिला तो बी को, मतलब किसी और को बताएगा जाके कि भाई यार बैंक में तो पैसे नहीं दे रहे हैं, हमने डिपॉजिट कर रखा था, तो वो लोग भी भागेंगे भाई पैसे। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम क्रंच कर सकता है। तो इसलिए ऐसा प्रोविजन रखा गया है बाय द आरबीआई कि प्लीज़ आप सर्टेन पार्ट कैश के फॉर्म में रखो। कितना होता है सर ये पैसा, जनरली मतलब ऐसा रटना नहीं है, लेकिन 4% के इर्द गिर्द होता है, ठीक है, 4%, यानी 100 रुपये में 4 रुपये आरबीआई को रख देने पड़ते हैं। किसके पास, आरबीआई के पास। 100 रुपये जो बैंक को मिलते हैं उसमें से 4 रुपये आरबीआई के पास रख देने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में होता है। ओके, अब रुको, यहीं पे आपको आगे होगा तो वैसे, लेकिन यहीं पर आपको समझाते हैं, आगे होगा तो रुकना एक सेकंड, ये रहा, इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ होती है, ध्यान समझिएगा। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यू मनी, ये बताओ, ये तो समझ में आया ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक किसी छात्रा को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर प्लीज़ थोड़ा हिंदी भी यूज़ करिए। अवरल द्विवेदी, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई तो बताइए, मैं थोड़ा आपकी सहायता करता हूँ। टू अवॉइड द बैंक रन सिचुएशन, यस, मधु बैंकरप्ट हो जाएगा, ये 7 करोड़ आ जाए तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इंटरेस्ट की पैसों से आराम से लाइफ एंजॉय करूँ। क्या कर रहा हूँ ये था, जितना तुम्हें प्रोफाइल थोड़ा सा जूम कर पा रहा हूँ उस हिसाब से तुम काफ़ी मतलब SSB वगैरह दे रखे हो हैं, देश की सेवा करने के लिए आतुर हो। 7 करोड़ में तुम जो है बिक गए, क्यों, ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। देयता होता है हिंदी लाइबिलिटी का। आस्था जी को समझ, सर इन डिटेल समझ नहीं आया भैया,
आस्था जी आप मुझे बताइए, आरबीआई बोल रहा है बैंक से कि जितना आपके पास पैसा आ रहा है उसका कुछ प्रतिशत हमें दे देना कैश के फॉर्म में। जो पैसा आता है बैंक के पास उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। वो दो तरह की हो सकती है, डिमांड और टाइम लाइबिलिटी। सर नेट क्यों लगाया बताते हैं अभी। डिमांड और टाइम लाइबिलिटी दो तरह की लाइबिलिटी हो सकती है, तो दोनों को जोड़ लेना और उसका मिला के सर्टेन परसेंट कैश के फॉर्म में रख देना हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ पैसा बैंकों को अपने पास वॉल्ट के फॉर्म में, वॉल्ट कैश उसको बोलते हैं। डे बाई डे खर्चे हैं, तुमने देखा होगा एटीएम वाली गाड़ी आती है, पैसा डाल के आती है, या फिर अगर बैंक में जो चाय पानी सब हो रहा है, मान लो कि बैंक में एसी खराब हो गया है, कुछ पड़ गया, तो बैंक मैनेजर बोलेगा हम तो नहीं देंगे भाई, हम जेब से पैसा नहीं निकाल लेंगे। हाँ घर से क्यों लगाया, हम जेब से क्यों लगाए। तो वो कुछ पैसा कैश के फॉर्म में रखा रहता है, वॉल्ट कैश, तो उसको हटा के। तो नेट एंड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दो तरह की होती है, डिमांड और टाइम, ठीक। चलिए, तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 100 रुपये का केस कंसिडर किया, तो 100 रुपये इसने बैंक को दिए, 100 रुपये बैंक ने लोन पे चढ़ाए, मान लेते हैं कोई यहाँ पे वो कुछ नहीं है, मतलब सीआर वगैरह नहीं, 100 रुपये बैंक ने चढ़ाए। और इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, 100 को 200 पैदा कर दिया ठीक है। तो ये क्या हुआ, मनी जो है डबल हो गई। तो मनी मल्टीप्लायर हम बोलेंगे 2 टाइम्स है। कैसे डिटरमाइन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4% है, 4% तो 100 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, 25 टाइम्स है मनी मल्टीप्लायर। अब एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं 4 की जगह 5% कर देता हूँ, ठीक है। तो 100 ऊपर जाएगा, इतनी गणित तो इतनी आती होगी सभी को। तो क्या हो गया, 20 टाइम्स हो गया। यानी हुआ क्या, जैसे ही मैंने सीआर को 4 से 5 किया, यानी बढ़ाया, तो मनी मल्टीप्लायर घट गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सीआर बढ़ाया आपने, ठीक है। पहले आपने बोला था 100 में से 4 रुपये रख लेना और ये 96 उठा देना लोन पे। अब बोल रहे हो 100 में 5 रुपये रखना आपको और 95 रुपये। तो भाई अगर मार्केट में पैसा इकोनॉमी में जाएगा ही नहीं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे पैसा तुमने कमाया और रखे हो तकिया के नीचे, क्यों, बेड के नीचे रखे छुपा के एकदम, कोई देख ना पाए। जैसे पुराने लोग क्या करते, गाड़ हमारे यहाँ पे हैं गाँव में, ठीक है, क्या है, उनके लड़के एकदम जो है कुछ, वो अपने लड़कों को पैसे नहीं देती हैं, क्या करें, वो छुपा के रखे हुए हैं, वो बताती नहीं है, छुपा के रखे हुए हैं वो पैसा। ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है, इससे क्या होता है, वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं हुआ। जैसे आप हैं, आपके पास मान लो आपने 1 लाख रुपये कमाए, आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाओ, आप उसको स्टॉक शेयर्स में लगाओ, क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी मैंने। मान लो आपने 1 लाख रुपये, हो सकता है 2 लाख हो जाए, 2 साल बाद, 3 साल, 4-5 साल बाद 2 लाख हो गया, देखो यार हो गई नहीं, मनी मल्टीप्लाई होगी। क्यों, मनी इकोनॉमी में गई थी, अब मनी उसको आप संजो के रखे रहो, मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, सिंपल, ठीक है। मान लेते हैं आपका नहीं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है, 50,000 रख लेते हैं, 50,000 डालते हैं, तो 50,000 डालोगे तो 50,000 के 2 लाख होंगे, इसके कम चांसेस है एज कम्पेयर टू 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा पैसा डालोगे इकोनॉमी में उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। जितना पैसा आप संजो के रख लोगे तो वो तो गया ही नहीं ना इकोनॉमी में, मल्टीप्लाई कहाँ से होगा। तो इसीलिए सीआर आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये बैंक से बोल रहे हो कि आप अब ज़्यादा पैसा हमारे पास डिपॉजिट करो और कम ही पैसा आप इकोनॉमी में डालो, कम ही पैसा लोन पे दो, कम पैसा लोन में दोगे तो मनी मल्टीप्लाई भी कम होगी, सिंपल सी लॉजिक है कि नहीं। धन गुणक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, धन की गुणा हो रही है। तो मान लो 10% कर दो, तो 10% में 10 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आप 10% करोगे तो 100 पर इस तरह 10 गुना हो जाए, सिंपल, ठीक है। चलो, तो यानी कि आपको ये बात समझ आई कि मनी मल्टीप्लायर और सीआर का इन्वर्स रिलेशन होता है, ओके। हाँ जी, रिजर्व दो तरह के होते हैं, अभी मैंने बताया कैश रिजर्व रेशियो CRR की, बैंक्स को सर्टेन पैसा कैश के फॉर्म में रख देना होता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देना होता है, क्लियर। कुछ पैसा बैंकों को इन द फॉर्म ऑफ कैश के अलावा तो वो गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सब फॉर्म में भी रख सकते हैं। जी हाँ, कैश के फॉर्म में तो रखना ही होता है, कैश के फॉर्म में तो रखना ही होता है, साथ ही साथ कुछ पैसा वो गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ऐसा समझ नहीं है क्या, अभी तो कैश में रखवा दी, तो आप क्यों रखवा रहे हो पैसा इतना, बताते हैं क्यों रखवा रहे हैं। देखो आरबीआई है, ठीक है, उसको ये है कि 100 रुपये है, ध्यान सुनना, 100 रुपये है, ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है कि लगभग 22 रुपये रखवाने पड़ेंगे, तब मामला एकदम पूरी तरह से सिक्योर हो पाएगा। लेकिन 22 रुपये रखवा देंगे तो बहुत कम पैसा लोन पे उठ पाएगा, और ऐसे तो बैंकिंग सिस्टम जो है मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी ना, अगर बैंक को पैसा ही वो आगे घूमेगा नहीं, तो मनी मल्टीप्लाई इतना पैसा रखवा लेंगे तो कितना पैसा बचेगा, बता जल्दी से, कितना पैसा बचेगा, तो 78 रुपये बचेंगे मात्र, घुमा पाएंगे जिसको। तो हम एक काम करते हैं, पूरी तरह से सिक्योर होने के लिए इनसे बोलते हैं 4 रुपये तो तुम इस कैश के फॉर्म में दे दो, ठीक है, जिसमें तुमको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश में कोई ब्याज नहीं मिलता है। और बाकी का 18 रुपये एक काम करो, तुम SLR के फॉर्म में रख दो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ओके। तो 18 रुपये तुम इसके फॉर्म में एक काम करो, गोल्ड के फॉर्म में इन्वेस्ट कर लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इससे क्या है कि तुम्हें ब्याज मिलता रहेगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के फॉर्म में तुमने रख लिया इसको, अब गोल्ड का जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा प्रॉफिट भी होता रहेगा। हाँ, तुम लोन पे चढ़ा के उतना ज़्यादा उतना टका ब्याज नहीं ले सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा ही, गोल्ड से मिलेगा, गवर्नमेंट। सर कैश क्यों लिखा है यहाँ पे, कैश में भी रख सकते हो, लेकिन कोई पागल थोड़ी ना है कि वो कैश के फॉर्म में रखेगा, क्योंकि कैश के फॉर्म में तो पहले रखवा लिया और कैश में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने बताया भाई वो बैंक है, बैंक को चाहिए प्रॉफिट, भले तुम अपना पैसा कैश में रख सकते हो लेकिन बैंक नहीं रखेगी, ठीक है, क्योंकि कैश में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो वो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, ब्याज मिलता है। तो एसएलआर में क्या होता है, देयर इज एन इंटरेस्ट रेट, बट इन दिस देयर इज नो इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गया आप एसएलआर क्या है और सीआर और एसएलआर में क्या अंतर है, क्यों? अगर स्टॉक्स में डूब जाए तो ये डूब जाए क्या है, मजे करो जिंदगी, ये डूब जाए मनन, फिर चिंतन मनन करोगे तुमने ऐसा क्यों किया, चिंतन मनन करो, क्लियर। ओके, हंस क्यों रहे हो भाई तुम लोग, ये हैं यानी हंस क्यों रहे हो तुम, वैसा कुछ नहीं है। वैसे मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलने वाला था जो तुम लोग सोच रहे हो, मुझे पता है क्या सोच रहे हो तुम लोग। वो थोड़ा भावना में बह जाता हूँ, बात अलग है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो तो निकल ही आते हैं। खैर ओके, चलो तो
अब ये एसेट लायबिलिटी समझ, ये बैलेंस शीट है जहाँ पे लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखते हैं, राइट साइड में एसेट लिखते हैं। तुमसे लिखवाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है यहाँ पे तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत ना लें, सुबह तो वैसे ही लगा हुआ है, थोड़ा सा फोटो बीच में लग जाती, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट ये होती है, सब बता आ चुके हैं। लायबिलिटी होता है, एसेट होता है, और लायबिलिटी को डिपॉजिट्स बोलते हैं। वो दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, जैसे सेविंग, करंट, यहाँ पे एफडी, आरडी, और ये आपका लोन। ओके, हाँ जी। अब लिक्विडिटी को देखते हैं, तरलता क्या होती है। अभी देखते हैं ना, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इकोनॉमी में लिक्विडिटी होती है कि कोई भी चीज़ को कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको उतना ही ज़्यादा लिक्विड माना जाता है, ठीक है। तो कैश से ज़्यादा तो कोई लिक्विड हो नहीं पाएगा, मोर क्या मोस्ट लिक्विड हो गई है, क्योंकि लिक्विडिटी की डेफिनेशन ही है कि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ कैसे कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब कैश को क्या ही कैश में कन्वर्ट करोगे ना, तो अपने आप में कैश है, तो उससे ज़्यादा लिक्विड तो कुछ होगा नहीं, तो इट इज़ मोस्ट लिक्विड। देन जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं गोल्ड चेन है, मेरे पास बिटकॉइन है, ठीक है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, तो कौन जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी सुनार के पास जाऊँगा, तुरंत चेन फेंक के मारूंगा, वो प्योरिटी चेक करेगा और तुरंत पैसा दे देगा। चेक में क्या है, चेक में बैंक में जाऊँगा, लगाऊंगा, वो तुरंत तो क्लियर करते नहीं है, डाल दो पर्ची वर्ची भर के क्लियर करते रहेंगे। गोल्ड में क्या, तुरंत पैसा मिल जाएगा, तुरंत कैश में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चेक थोड़ा सा देर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन प्रॉपर्टी, ठीक है, लाओ से देखें कागज़ वागज, है ना, तो वो है। देन बिटकॉइन क्या है, इस पर ज़्यादा लोगों को बिलीव नहीं होता, तो हो सकता है इतनी जल्दी कन्वर्ट ना हो, तो ये सबसे कम लिक्विड होगा। सिंपल सी बात है। तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, कोई कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। प्रॉपर्टी में ये होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए। प्रॉपर्टी मान लो 5 लाख की है, तो 5 लाख किसी के पास होने भी तो चाहिए कि नहीं, प्रॉपर्टी खरीद लो। अरे भाई है ही नहीं पैसे हमारे पास तो, और जब आदमी मजबूरी में होता है तब तो कोई नहीं खरीदता है, तब तो इसलिए नहीं खरीदता है कि सही मजबूरी नहीं यार, हमारे पास तो है यार, पैसा वैसा नहीं है, देख लो अगर 4 लाख में पड़ जाए तो खरीद लो, नहीं 5 लाख तो नहीं है भैया इस समय, पता है उसको मजबूरी है, 4 लाख में मिलेगा तो ये होता है प्रॉपर्टी में। देन आते हैं अब कि ये हम पढ़ क्यों रहते हैं। पढ़ इसलिए रहते हैं क्योंकि आरबीआई का काम है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रखा है या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो रखी है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना आरबीआई को रोल दिया गया है। जो आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल के थ्रू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल वो कुछ टूल्स हैं, कुछ औजार हैं, जिन औजारों से ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को ठीक कर देता है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई को, भाई देखो ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रखा है, वो आरबीआई बोलती है अभी ठीक करके देता हूँ। डिफ्लेशन हो रखा है यानी इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं हो रही, अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक है। अगेन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी पढ़ाया तो नहीं, लेकिन अभी आप समझ लो, इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में बहुत पैसा है। कहाँ पैसा है, अरे बहुत पैसा है मार्केट में, बहुत पैसा है, पैसा पैसा नहीं पैसा, ठीक है, बहुत पैसा है, यानी कि आरबीआई को क्या करना है, उस पैसे को खींचना है, ऐसे समझ लो। बस ये एकदम लेमैन टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, डिमांड नहीं आ रही है मार्केट में, पैसा नहीं, इसका इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, ठीक है, यानी कि डिमांड नहीं जनरेट हो रही है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिनसे ठीक कर देता है आरबीआई एक चीज़, ठीक है। तो इसके लिए एक कमेटी बैठती है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए, इन टूल को क्या करना है, थोड़ा कसना है, थोड़ा ढीला करना है। इस केस में क्या करना होता है, ढीला करना होता है। इसमें क्या करना होता है, कसना होता है। हाँ जी। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कसना है कि ढीला करना है, कौन डिसाइड करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक समिति जो है एक, वो बैठती है और वो ये डिसाइड करती है कि हमें टाइट करना है कि ढीला करना है। अब इस कमेटी में 6 लोग होते हैं, जिसमें कि 3 आते हैं आरबीआई से और 3 आते हैं गवर्नमेंट से, दैट इज सरकार से, है ना। अब कल की क्लास के बाद ये तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आरबीआई और गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है ना। तो आरबीआई से 3 आते हैं, गवर्नमेंट से 3 आते हैं। अब जो 3 आरबीआई से होते हैं उसमें आरबीआई का एक तो गवर्नर होगा, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होगा और एक एग्जीक्यूटिव होगा, और 3 गवर्नमेंट से होंगे, जिसका चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। और ये कमेटी जो है, ये उर्जित पटेल जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनके रिकमेंडेशंस पे इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, क्लियर है, उनके रिकमेंडेशंस पर इसको सेटअप किया गया था, जिसमें कि 6 मेंबर्स होते हैं। ये कमेटी डिसाइड करती है कि ये कैसा क्या होगा, कितना क्या रेट रखा जाएगा किस चीज़ का, मतलब वही जो मैंने आपको बताया, टू अभी रेट भूल जाओ, किस टूल को कसा जाएगा और किसको ढीला किया जाएगा, ठीक है। कब बनी थी ये, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे 2016 में, क्लियर है इतनी बात। ये कमेटी बैठी। अब ये किन टूल्स को टाइट करेगी, किसको ढीला करेगी, वो टूल्स को जानते हैं अभी। टूल्स 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी बेस्ड जो होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव कहलाते हैं, और जो क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे कि समझ में आ जाएगा आपको, जब पढ़ेंगे ना तो अपने आपको फील आ जाएगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना होता है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ को, और इसी में ही होते हैं आपके कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज सीआर और एसएलआर के बारे में जो हमने पढ़ा था। वैसे तो मैं आपसे अभी पूछता हूँ, ठीक है, बिना बैंक रेट और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमएसएफ को कुछ किए हुए, अभी पूछ लें, चलिए अभी नहीं पूछते हैं, अभी पहले समझ लेते हैं, ठीक है। बैंक रेट, आरबीआई। अब बैंक रेट क्या होता है, तो आरबीआई जो है बैंकों को, शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वो हम देखेंगे आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 है, उसमें जो शेड्यूल 2 है उनको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो उसमें जो बैंक्स मेंशन्ड हैं, छोड़ दो क्या शेड्यूल 2 फलाना ढिमका, बैंकें जो होती हैं जो आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड हैं, वो क्या करती हैं, वो लोन लेती हैं आरबीआई से। जैसे हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक आरबीआई से लोन लेती होती है, विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी, मतलब
सिक्योरिटी का मतलब होता है कोलेटरल। एक शब्द बहुत आएगा इकोनॉमिक्स में जिसको आप कोलेटरल के नाम से पढ़ेंगे। कोलेटरल का मतलब कुछ और नहीं, गिरवी होता है बस। क्या होता है? गिरवी। कोई चीज़ आप गिरवी रख के लोन लेते हैं तो उसको बोल लेते हैं कोलेटरल, उसी को यहाँ सिक्योरिटी बोला गया है। कुछ आपने यहाँ पर जो बैंक हैं कुछ बिना गिरवी रखे अगर आरबीआई से लोन ले रही हैं तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। ये थोड़े से लंबे टाइम के लिए होता है। नो कोलेटरल फॉर द लॉन्ग टर्म। तो कोलेटरल समझ में है? कोलेटरल की मतलब जो आप प्लेज करते हैं सिक्योरिटी वाइल टेकिंग अ लोन, दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल। जो बैंक नहीं देती हैं, बैंक नहीं प्लेज करती हैं, किस केस में? बैंक रेट के केस में। लेकिन दूसरा टूल पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान समझिएगा, ठीक है? सब लिंक्ड है, बस फोकस मत तोड़िएगा अपना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है? ओपन मार्केट ऑपरेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं आउटराइट परचेज और एक को बोलते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। आउटराइट परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट होता है दो तरह का। इसको अभी रोक के रखिएगा, ठीक है? इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है आपने भी, इस पर फोकस करिए पूरा। आउटराइट परचेज क्या चीज़ होती है? या तो अभी इसको छोड़ो, इस पर फोकस करो, ठीक है? ये जल्दी समझ में आएगा। आउटराइट परचेज को भी छोड़ो, इसको, ठीक है? इसको बिल्कुल आपने जो सब लिखा हुआ कुछ नहीं देखना, हटा दो उसको, इस पर। और रीपरचेज एग्रीमेंट पे, ये रीपरचेज एग्रीमेंट भी दो तरह का होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अभी मैंने बोला बैंक आरबीआई के पास गया लोन लेने विदाउट एनी कोलेटरल, बैंक रेट। अब बैंक जाएगा आरबीआई के पास विद कोलेटरल, दैट इज रेपो रेट, खत्म। वो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट और रेपो रेट में आप गेस करो कौन ज़्यादा होता होगा? गेस करो, बैंक रेट और रेपो रेट में कौन ज़्यादा होता होगा? जल्दी बताओ। तो सर बैंक रेट ज़्यादा होता है। क्यों? जैसे अगर करंट की अगर मैं बात करूं तो बैंक 5.75% और रेपो रेट कितना है? 5.5%। कितने बेसिस पॉइंट ज़्यादा है? सर बेसिस पॉइंट क्या होता है? तो ये देख रहे हो 0.25% ज़्यादा है। तो 0.25 बेसिस पॉइंट, ठीक है? तो 0.25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर? तो ये जो है हमें ये चीज़ बता रहा है कि बैंक रेट रेपो रेट से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ठीक है, सॉरी, ये होगा आपका 25 बेसिस, नॉट 0.25। 0.25 तो परसेंट में, ठीक है? 25 बेसिस पॉइंट ध्यान रखना। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25%। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। तो बैंक रेट रेपो रेट से कितना ज़्यादा है? 25 बेसिस पॉइंट, ठीक? ज़्यादा क्यों है? कारण उसका क्या है? कारण यह है कि बैंक रेट में कोई कोलेटरल नहीं रखा था बैंक ने। तो अगर बैंक मान लो इफ़ दे फेल टू पे दी लोन ऑफ आरबीआई, जो उन्होंने आरबीआई से लिया है, तो आरबीआई तो उसकी वसूली कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो कुछ गिरवी रखवाया ही नहीं था बैंक से। हाँ, आपने मान लो किसी को पैसा दिया लोन पे और आपने उसका कुछ गिरवी नहीं रखवाया, गया आपका पैसा। और दूसरा केस है, दूसरे बंदे को दिया, तुमने गिरवी रख के लिया उसका, तो तुम उससे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इससे? कि भाई ठीक है तू सस्ते में ले ले, एटलीस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है मेरे में कि भाई तू पैसा नहीं भी देगा ना तो मैं वसूली तो कर ही लूँगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जेवर का गिरवी हमारे पास रख दी है, प्रॉपर्टी का कागज रख दिया है गिरवी, या फिर कोई चेक दे दिया। इस केस में कुछ नहीं मेरे पास, तो मैं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। सिंपल, क्लियर? समझ में आई चीज़? वो लग सकता है कि भाई ये तो शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें तो कम लगना चाहिए, उसमें ज़्यादा लगना चाहिए। नहीं, कोलेटरल वाला लफड़ा यहाँ पे, ठीक है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? हाँ, एकदम उल्टा, कि भाई अब आरबीआई पहुंचा लोन लेने के लिए बैंक से। है ये कैसे हो सकता है? आरबीआई लोन लेने पहुंचा बैंक के, क्यों? सॉरी, उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, उल्टा क्या मतलब? ऐसा मतलब आरबीआई लोन टू बैंक, यानी आरबीआई लोन दे रहा बैंक को, यहाँ बैंक जो है लोन दे रही है आरबीआई को। ये गलत लिखा हुआ है एक तरह से। क्यों? लगने में तो लग सकता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एकदम उल्टा है। उल्टा है भी। वहाँ आरबीआई बैंक को पैसा दे रही थी, यहाँ बैंक आरबीआई को पैसा दे रही है। लेकिन तुम खुद सोचो, हम लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, बैंक हम लोगों से लोन मांगे तो कैसा लगेगा? यही लगेगा कि भाई ये क्या हो रखा है, बैंक हम ही से लोन मांग रहा है, यानी बैंक की दिवाली हालत खराब हो चुकी है। यही तो इसका मतलब है। मान लो तुम सेठ जी से, तुम्हारे मोहल्ले में सेठ जी से तुम पैसा मांगते हो, भाई तुम्हारा दोस्त है, भाई पैसा देते हैं, भाई तुम्हें पता है दे देगा कि बहुत अमीर खानदान से हो। हाँ, उसके पापा जो हैं कभी बैंक में जो है या तो मनोरंजन बैंक के चेयरमैन होते हैं, कभी सरपंच होते हैं, तो पैसा है उसके पास, तो तुम उसके पास गए, तुम्हें पता है, सोचो वो तुमसे पैसा मांगने लगे, तुम ये क्या हो रखा है? मतलब इसकी लगता है माली हालत ख़राब हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है इसलिए वो बैंक से लोन ले रहा है। तो फिर क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है कि बैंक लोगों को पैसा ना दे पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आरबीआई का काम क्या है कि ये मार्केट में पैसा फेंकना है कि खींचना है, यानी सक करना है वैक्यूम क्लीनर लेके, या फिर उसको एकदम ट्यूबवेल के जैसे एकदम पाइप लगा के एकदम देना है। क्या करना है? क्या करना है? ये कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। तो आरबीआई अगर बैंक को बोले देख रहे हो हम तुमको इतना रेट दे रहे हैं, तुम कितना चला रहे हो वहाँ पे, हम तो दे रहे हैं 8.5% दे रहे हैं, अल्लाह तो पैसा 9% देंगे तुमको। 9% दोगे? सही बताओ। 9? अरे हाँ भाई 9% देंगे। 9% नहीं ठीक लगा, 8.5%। 8.5% में बैंक भाग के आएगा आरबीआई के पास। क्यों? अभी 8% में बैंक भाग के आएगा आरबीआई, क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भाई, यहाँ लोग पैसा ले लेते हैं बैंक से, और जब बैंक आती है तो यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, वो लक्ष्मी चिट फंड टाइप, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। हमारे यहाँ एक बंदा है, खूब दारू पीता बेल के, वो क्या करता है, पैसा उठाता है, कोई स्कीम आती रहती है, हाँ, तो वो तो वहाँ से पैसा उठाता है या लोन ले आएगा बैंक से। जब बैंक आएगा तो उस लाठी लेकर भाई दौड़ा लेता है भाई वो बैंक एम्प्लॉइज़ को, उससे आज तक कोई वसूली करवा नहीं पाया। एक तरह के वो लोग हैं, एक विजय माल्या टाइप लोग हैं, पूरा कितना करोड़ पैसा लेके चले गए, पॉडकास्ट कर रहे हैं आराम से, नाच रहे हैं। नीरव उसके साथ, क्या नाम है उसका, नीरव मोदी है? नहीं नीरव मोदी नहीं है, वो कौन है? दूसरा, वो एक चश्मा लगाता है, ठीक है? तीनों की तिकड़ी काफ़ी फेमस है। तो बैंक को क्या है?
भाई बैंक का सारा पैसा वापस नहीं आता जो लोन में देता है, वो हम आगे कल पढ़ेंगे क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह होते हैं, तो सारा पैसा वापस नहीं आता बैंक का। आरबीआई को पता है भाई, आरबीआई को हम देंगे ना तो वो पैसा आएगा, वो गारंटेड है। तो आरबीआई थोड़ा सा लिबरेटिव बनाता है अपना ऑफर, ऐसा ऑफर बनाता है कि बैंक भाग के आए उसके पास, और जब बैंक भाग के उसके पास आएंगी तो लोगों के लिए पैसे बचेगा नहीं। तो फिर बैंक क्या बोलेगी, भाई ये 8.5% में 10% में लेना तो बताओ, नहीं तो जाओ। तो इससे क्या होगा, लोग लोन नहीं लेंगे, और लोग लोन नहीं लेंगे तो फिर पैसा खींच गया इकोनॉमी से, पैसा उतना ज़्यादा जाए। लेकिन आरबीआई से चाहता क्यों है कि पैसा ना जाए इकोनॉमी में? क्यों चाहता है? अभी के लिए समझ लो, सब्जी में नमक थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं पड़ेगा तो भी बेकार लगता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी बेकार लगता है। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, दोनों दिक्कत होती है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। अभी अभी मान लेते हैं 7% था, 7%, तो ये बैंक जा ही नहीं रही थी आरबीआई के पास। अरे छोड़ो यार, क्या वहाँ पैसा रखने से मिलेगा, लोगों को दे देते हैं। 7% दे रहे हैं आरबीआई, मैंने बोला 7.5%, 7.5%, थोड़े कुछ बैंक गई 8% और बैंक गई, नहीं 8.5% बैंक भाग के आएंगे आरबीआई के पास। तो उन्होंने क्या किया, बैंक्स ने अपना पैसा आरबीआई के पास रख दिया, उससे पैसा कमा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं गया। तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बैंकें अपना पैसा आरबीआई के पास रख रही हैं। इसको बढ़ाने से क्या होगा, इसको बढ़ाने से क्या होगा, इसको बढ़ाने से क्या होगा, जल्दी बताओ। इसको बढ़ाने से क्या हुआ था, बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई के पास रखा तो लोगों के लिए पैसा नहीं बचा। रेपो रेट बढ़ाने से भी लोगों के लिए पैसा नहीं बचता, ऐसा कैसे हो सकता है? रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट तो उल्टा है, ये बढ़ाने से अगर कुछ हो रहा है तो ये घटाने से वही चीज़ होगी ना, ना ना, यही तो दिक्कत है। कुछ लोग सोचते हैं रेपो रेट बढ़ाना है किसी चीज़ के लिए तो रिवर्स रेपो रेट को घटाना होगा ना, दोनों को बढ़ाना है, दोनों को घटाना है। अगर आपको कुछ भी करना है तो इन्फ्लेशन के केस में हमें करना होता है, लोगों से पैसा लेना होता है, उनको पैसा देना नहीं होता है। जैसे समझो, लोगों से पैसा लेना होता है, खींचना होता है, देना नहीं होता है। खींच गया पैसा यहाँ पे, समझ में? अब यहाँ कैसे खींचेगा, यहाँ कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा, आरबीआई बोलेगी बैंक से कि अभी रेपो रेट मान लो 7% है, मतलब ये बैंक तुम हमसे लोन लेने आओगे तो 7% ब्याज चुकाना पड़ेगा, तैयार हो? हाँ तैयार है। बढ़ा दिया 8%, 8% नहीं 9%, 9%, हाँ 9%। तो ये बैंक के पास पैसा कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा, क्योंकि उसको खुद नहीं मिल रहा है। जब खुद नहीं मिल रहा है तो लोगों को कहाँ से देगी, लोगों को कहाँ से देगी वो बैंक? तो लोगों के लिए वो पैसा, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जाएगी कि भैया देखो यार आरबीआई से पैसा आ नहीं रहा, ठीक है, अभी हम तुमको 8.5 पे ब्याज दे रहे थे, हमको खुद उतना नहीं, हमको खुद उतनी पड़ती नहीं पड़ रही है। हमारे यहाँ पे है, जैसे सब्जी लेने जाओ, थोड़ा थोड़ा कम करो यार, जैसे मम्मी लोग जाते हैं थोड़ा कम करो। अरे नहीं बहन जी देखिए, हमें खुद पड़ती नहीं पड़ेगी फिर तो, ठीक है, तो बैंक को पड़ती नहीं पड़ेगी। तो बोले कि देखो हम इतने में नहीं, तो 10% लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। तो दोनों केसेस में ही क्या हो रहा है, बढ़ाने में, दोनों को बढ़ाने में ही लोगों के लिए पैसा कम बच रहा है, और हमें यही करना होता है। कब इन्फ्लेशन, अभी तो छोड़ दो, ठीक है, कब करना होता है? अभी आओ एमएसएफ पे, मार्जिन। ये समझ में आया कि नहीं है? रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। रेपो रेट समझ में आया कि नहीं है? बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, लाइव कर दिया करनी, बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। नहीं पड़ती फिर हमारी भी नहीं पड़ेगी। हाँ, पड़ती क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो होता है जो पड़ती नहीं। पड़ती नहीं पड़ती ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है पड़ती। वो एक कौन है, कानपुर का कोई है ना यहाँ पे, बताओ पड़ती होती है, पता हो तो? हमें तो नहीं पता है, लेकिन पता है कि बोलते हैं पड़ती नहीं पड़ रही। ठीक है, मार्जिन रिपोर्ट 20 दिन में हो जाएगा, ये भी सही है। मस्त समझ आया, समझ आ गया? अभी नहीं है। तुम में से किसी ने ये नहीं पूछा सर इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं पूछा तुम में से किसी ने? नहीं क्यों नहीं पूछा तुम में से किसी ने, क्यों इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट क्यों बोलते हैं? देखो, होता यह है कि अभी मैंने बताया कोलेटल, कोलेटल क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, तो बैंक जाएगी आरबीआई के पास, बैंक जाएगी आरबीआई के पास, हे आरबीआई तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगा, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने आरबीआई के पास अपनी जीसेक रखी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी, ध्यान समझिएगा, एज कोलेटरल, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है, एज कोलेटरल रखा। ये इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे लेगी, जो भी इसका प्राइस है, ध्यान से, जो भी इसका प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपये, तो ले लेगा 90 पे, ठीक, 90 पे ले लेगा। फिर ठीक है, ले गया लोन ले गया अभी। फिर बैंक क्या कर, लो भैया आरबीआई, लो और दो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दो, अपना ही पैसा ले लो, ठीक है। आरबीआई पैसा ले लेगी और जो इनकी फेस वैल्यू थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लो 100 रुपये थी, दे देगी, ठीक। तो जो बीच का मार्जिन हुआ, क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया, ये वही रेट है, रेपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी कि रीपर्चेज वाला सिस्टम है यहाँ पर, रीपर्चेज का एग्रीमेंट है कि तुम रख जाओ और दोबारा, यानी हम रखे जा रहे हैं और दोबारा परचेज कर लेंगे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। दिस इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, दिस इज रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, कि मैं रख जाऊंगा इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इसको रीपर्चेज दोबारा से परचेज करूंगा। समझ में आई बात? और यही सेम काम यहाँ पे होता है कि आरबीआई रखती है एज कोलेटरल वो, ठीक है, क्लियर? अभी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पे, एंड द फाइनल वन, नॉट द फाइनल वन, एक हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन छोड़ा था, दिस इज योर एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो चल रहा है काम आराम से, धीरे धीरे, ए आरबीआई पैसा दे दो थोड़ा सा, ए आरबीआई पैसा दो, थोड़ा काम था भाई, पैसा दो नहीं तो गई भैंस पानी में, ये है एमएसएफ। समझ आई बात? इट इज डिफरेंशिएटेड, बीआर दैट इज बैंक रेट, आरआर दैट इज रेपो रेट, एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तीनों ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक को कि आओ आरबीआई से लोन लेके जाओ, बट सिचुएशन अलग अलग है। जैसे बैंक रेट में, भाई लोन दे दो, थोड़ा सा जरूरत थी, भाई लोन दे, थोड़ा इमरजेंसी थी घर में। एमएसएफ, भाई दो नहीं तो गई भैंस पानी। ये एमएसएफ ओवरनाइट लोन, यानी कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, जैसे वो भी रेपो रेट
शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन ये होता है इमरजेंसी में एकदम अगर लिक्विडिटी क्रंच हो गया, एकदम शॉर्टेज हो गया पैसे का, तो फिर एमएसएफ तो भाई रेट भी तगड़ा चार्ज करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट तो ज़्यादा ही चलता है, क्या रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा। बैंक रेट सर उस हिसाब लॉजिक से तो बैंक रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था रेपो रेट, लेकिन वहाँ तो रेपो रेट बैंक रेट ज़्यादा, रेपो रेट ऐसा क्यों हुआ था? कहते से तो जैसे यहाँ इमरजेंसी बढ़ गई, नहीं हमें तुरंत चाहिए तो फिर ब्याज भी ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ क्यों ब्याज नहीं रहता? यहाँ बताया ना, कोलेटरल वाला चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर कोलेटरल चल रहा था इसलिए वो ज़्यादा था। यहाँ पे क्या है, अभी रेपो रेट और एमएसएफ दोनों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना है, कोलेटरल रखना है। रेपो रेट अभी मैंने कितना बताया तुम्हें, जल्दी बताओ कितना बताया था? जितना भी हो ध्यान रखना, 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहता है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब अगर 6.5% रेपो रेट है तो 0.25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25% यानी 6.75% रहेगा एमएसएफ। इसमें यह होता है कि आप अपने एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी यूज कर सकते हैं इस कोलेटरल। क्या समझे नहीं? कोलेटरल रखवाया जा रहा था बैंक रेट में ना वहाँ तो नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं था, रेपो रेट पर था ना, हाँ था कोलेटरल। तो पीछे बोले थे कि एसएलआर जो होता है कुछ तो होता है एसएलआर, जिसमें कि बैंकों को बोला जाता है कि भाई तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म रख सकते हो। तो बैंक जहाँ है चालू बन के मेरे पास ये लोग गवर्नमेंट ले लो पैसा, तो अरे बोले क्या यहाँ पे माथे पे वो लिखा है, नहीं पागल समझ रखे हो, ये तुमको मेंटेन करना है, इसके अलावा लाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब माल बेचारा बैंक रोते हुए पहुंचा है, रोते हुए कि भाई बहुत इमरजेंसी पैसे, तो दिल नहीं पसीजेगा देगा तुम्हें, नहीं तुम्हें दिल नहीं पसीजेगा उसका, वो भी इंसान यार भी, उसका दिल पसीजेगा और क्या करेगा? बोलेगा ठीक है बेटा कोई नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोलेटरल रख दो, लेकिन हाँ पैसा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आज कोलेटरल यहाँ पर अलाउड है, और इस तरह की बोरोइंग ना सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अलाउड है, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तरह से पेनल्टी की तौर पे 0.2, तब तो बोले तब तो नहीं, तब तो बड़े शाणे बन रहे थे, अब आगे लाइन पे इमरजेंसी में पैसा चाहिए, लिक्विडिटी क्रंच हो गया। अभी जब बोल रहे थे कि मेंटेन करके चला करो, ढंग से चला करो, इतना समझाया तुमको, लेकिन ना तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी, अब भरो पेनल्टी के तौर पे 0.25% से लेंगे, तो ये एमएसएफ समझ बात नहीं आई, ठीक है। ऑपरेट परचेज को भी होल्ड में मारो थोड़ा सा। अब इनका यूज करिए टूल्स है, और मैंने बताया टाइट करना होता है, ढीला करना होता है, टाइट करना होता है इन्फ्लेशन में, ढीला करना होता है डिफ्लेशन में। भाई सर इन्फ्लेशन अब दोबारा तुमने बोला तो झाड़ मार देंगे, तुमने ये बोला कि सर इन्फ्लेशन बता दो, हम बता चुके हैं ये आगे क्लास होगी। तुम अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, इन्फ्लेशन का मतलब बहुत पैसा है इकोनॉमी में, कहाँ पैसा है, बहुत पैसा है मार्केट में, और तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और डिफ्लेशन में इकोनॉमी मंदी चल रही है, एकदम सब ढीला ढाला चल रहा है, एकदम चार्ज कर देना उसको, टाइट कर देना, एकदम टाइट नहीं करना, ढीला करना है, क्यों बताते हैं। तो इन्फ्लेशन में क्या करना है, पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसको पैसा खींचना है हमें। डिफ्लेशन में क्या है, पैसा है नहीं तो पैसा डालना है, इसमें खींचना है। कैसे खींच डाल सकते हैं, इसमें खींचना है ना, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, सब बढ़ा दो, है सब बढ़ा दो। अब ये तो तुमको कंफ्यूजन नहीं है ना, सर आरआर को बढ़ा रहे हैं तो ट्रिपल आर को घटाना चाहिए, ये तो कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, भी क्लियर कर दिया है पूरा कि वैसे नहीं काम करता जैसे आप सोच रहे हो कि बस रिवर्स लग गया तो बस रिवर्स हो गया वो, हाँ समझ में ना चीज़। सीआरआर एसएलआर अब भाई पहले बोला जा रहा था बैंक को कि ये बैंक तुम 5% रखोगे अपने पास, यानी कि 100 में 5 रुपये हमारे पास डाल दोगे, यानी 95 रुपये लोन पे चढ़ाओगे। अब पता है क्या होगा, अब 5 नहीं, अब 5 में तुम्हें 10 रुपये रखना पड़ेगा हमारे पास एज CRR एज कैश, यानी तुम 90 रुपये लोन चढ़ा सकते हो। यानी कि अगर बैंक के पास पैसा कम रहेगा लोन में चढ़ाने के लिए, लोग तो नहीं है, तो ज़्यादा ब्याज लेगा वो, फिर जो भाई हमारे पास इतना पैसा है जो इतने में ले सके। जैसे मान लो तुम्हारे पास सिंपल समझ ना, मान लो कि टमाटर वाला है, ठीक है, उसके बाद 1 किलो टमाटर है, लेने वाले 100 है, भाई हमें दे दो, क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा कि भाई देखो 1 किलो का टमाटर मैं तो जो है 200 रुपये में किलो में दे पाऊंगा, लेना हो तो लो और नहीं तो चलते बनो। उसको लगेगा 200 नहीं यार, ये जो है टमाटर एकदम पगलाए हुए 400 भी रखेंगे तो, यानी 400 में है तो लो नहीं तो जाओ। सेम वहाँ पे बैंक के पास पैसा कम है, लेने वाले उतने हैं तो रेट बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। अब लेने वाले कम है, बैंक के पास बहुत पैसा पड़ा है तो क्या कर बैंक रेट घटाएगा, कोई तो ले लो, ऐसे फालतू कैश पड़ा हुआ है। तो सीआर बढ़ाओगे, सीआर बढ़ाओगे तो सिंपल लोगों के लिए कम पैसा पड़ेगा, यानी ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, यानी लोगों के पास कम पैसा बचेगा, यानी बैंक के पास कम पैसा बचेगा चलाने के लोन पे, और लोन कम जाएगा लोगों के पास तो पैसा कम जाएगा इकोनॉमी में। वही तो चाहिए था, डिफ्लेशन उल्टा है। कई फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कैसे कि मार्केट में इकोनॉमी मंदी चल रही है, कोई ना कुछ खरीद रहा है ना बेच रहा है, क्यों बस सब डरे हुए हैं एकदम, है कुछ सब एकदम मंदी पड़ी हुई है, इकोनॉमी एकदम चल नहीं पा रही है, तो उसको पुश देने के लिए क्या किया जाता है, इसे सब घटा दो। हाँ तो बैंक के पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा लोन पे जाएंगे, ज़्यादा लोन पे हम पैसा चलाएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, कोई कारखाना शुरू करेगा, कोई स्टार्टअप शुरू करेगा, सब बैंक शुरू होगा, खर्चा करेंगे, लोग खर्चा करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग जाएंगे मार्केट में, ये दे दो वो दे दो, फिर मार्केट वाले देखेंगे यार ये बड़ी डिमांड बढ़ गई, चलो प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से मार्केट चलना शुरू होती है, ठीक है। अब जब हम बढ़ाते हैं इंटरेस्ट को इन्फ्लेशन के केस में, तो इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी, टाइट, बियर या हॉकिश बोलते हैं। और डिफ्लेशन के केस में जो हम अपने ये रेगुलेटर को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं कि लो पैसा जाने दो, इसमें टाइट करो पैसा जाना पाए थोड़ा, यहाँ ढीला करो पैसा जाने दो, डॉविश ढीला डॉविश, इजी एक्सपैंड करो, एक्सपेंशनरी, ये क्या कॉन्ट्रैक्शनरी, ये एक्सपेंशनरी, ठीक है, क्या टाइट, ये क्या है इजी, ये डियर, ठीक है, हॉकिश, ये क्या डॉविश, ठीक है। थोड़ा तो आपको रिवाइज भी करना होगा, ठीक है। अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझते हैं, जिस पे हमने कट्टन जीरो खेला था थोड़ा सा, ओके। कि ओपन यहाँ समझ में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक। सर फिजिक्स भी कराना अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा हमें तो ऐसा नहीं लगता यार। जल्दी बताओ, याद नहीं होता तो याद करना पड़ेगा सर। क्लियर, अच्छा क्लियर, ऑल क्लियर। अच्छा शैम्पू कर देना पहले, क्लिनिक पता है एक बार कहीं गया था, पता नहीं कहीं गया था, छोटा था मैं, चुरा के लाया था घर में ज़्यादा अलाउ करते नहीं थे तो फिर वही है कि करना पड़ता था। मामा क्या एक बार कहीं गए थे, ठीक है, और एक सनशिल खाता था चलो तो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बड़ा चौर में समझा मेरे को, वो हो जाती हैं गलतियाँ, कभी कभी लड़के हैं गलतियाँ हो जाती है कि नहीं। तो आउटराइट परचेज क्या होता है, आउटराइट परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग एंड बाइंग। मतलब देखो आउटराइट परचेज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया
गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करना या बाइंग करना, ये कब किया जाता है? ये कब करती है गवर्नमेंट, सॉरी RBI? देखो ऐसे ध्यान रखो, जो RBI होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब सेल करती है, ठीक है, तो सेल करके क्या करती है? सेल करती है कि कोई लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लो और कैश हमें दे दो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके RBI क्या कर रही है? कैश को अपनी तरफ ला रही है। देन अगर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई कर लेगी कि ला लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें, तो ये अपना कैश अपना वापस लो। तो आप मुझे बताओ इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन में क्या करना होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना होगा या बाई करना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से अपना लॉजिक लगाओ कि इन्फ्लेशन में क्या करना होगा। करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश हमें दे दो, और डिफ्लेशन के केस में उल्टा करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब आ जाते हैं ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है। तो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन मनी हेल्ड बाई पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी अपॉन मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक। यानी लोग करेंसी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में अपने पास कितना पैसा रख रहे हैं, एंड दूसरा वो बैंक में कितना डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इसका रेशियो होता है। जैसे CDR जो होता है, आप बताओ फेस्टिवल्स के टाइम पे, फेस्टिवल सीजन के टाइम पे क्या होगा? CDR ज़्यादा होगा कम होगा, बताइए जल्दी से। तो फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है? लोग बैंकों में ज़्यादा पैसा रखते हैं या फिर अपने पास ज़्यादा पैसा रखते हैं? अपने पास रखते हैं, कोई खर्च ना होता है। जैसे मान लो होली तो है ना, सब खरीदना होता है, रंग खरीदने हैं, वो जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, पिचकारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाटर कुछ बोलते हैं उसको। तो पिचकारी वगैरह खरीदनी है और रात के लिए भी थोड़ा इंतजाम करना है। क्यों क्यों नहीं तो फिर होली कहाँ की कैसी, तो वो भी तो इंतजाम करने हैं। मतलब रात के लिए मेरा मतलब है जैसे कि थोड़ा सा साबुन अपन खरीद के रखने हैं, दिन में होली खेलोगे तो उसको नहाओगे भी तो वो उसकी साबुन की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि भाई दिवाली है, दिवाली में पटाखे वगैरह सब लेने होते हैं, तो काफ़ी खर्चा होता है। तो उस टाइम क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक ज़्यादा होता है और न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो फिर CDR ज़्यादा होगा, वैसी बात है। बैंक में लोग पैसा कम रखेंगे। समझ में आई चीज़ की नहीं आई? चलो भैया, क्वेश्चन की PDF भी चलो आ चुकी है। चलो पहले भी कर लेते हैं क्वालिटेटिव टूल और उसके बाद बात करते हैं इसके बाद करते हैं क्या, क्वांटिटेटिव, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, 5 मिनट हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव हमने पढ़ लिया, अब क्वालिटेटिव देखते हैं। ठीक है, 4 तरह के होते हैं, जैसे राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और मॉरल सुएजन। राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, जैसे राशनिंग करते हैं, राशनिंग जैसे अब अच्छा वो हम लोगों ने, तुम्हें याद है वो हम लोगों ने पढ़ा था गिलोटीन, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू, है ना वो वाला। तो क्लोजर मोशन क्या था कि भाई कट टू कट शॉर्ट द डिबेट, मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट टू कट शॉर्ट द डिबेट, उसमें क्लोजर बाय कंपार्टमेंट पढ़ा था ना। तो उसी तरह थोड़ा कंपार्टमेंट मतलब कंपार्टमेंट बना दिया, यानी राशनिंग कर दिया। जैसे घर का राशनिंग करते हैं कि इतना रुपये यहाँ खर्च करना है कपड़ों में, इतना खाना में खर्च होगा। जैसे आपको मान लो पैसे मिलते हैं बाहर रहते हुए तो यार इतना रेंट पे दे देना है, इतना जो है इस महीने शॉपिंग करनी है, इतना उसका रिचार्ज करवाना है, और इतना जो है उसको जो है उसके साथ कहीं घूमने भी जाना है। तो ये हमने राशनिंग कर ली। ठीक है, तो ये आपने राशनिंग कर ली, यानी कि इस तरह से डिवाइड कर दिया आपने। तो वही बैंक के लिए किया जाता, बैंक करती हैं। सर्टेन अमाउंट इज फिक्स फॉर इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एंड अदर पर्पसेस, कि भाई हमने राशनिंग कर दी और फॉर एग्जांपल लेट से इस सेक्टर में तो हम इतना ही रेट रखेंगे, इसमें इतना बढ़ा देंगे, इसमें कम कर देंगे। यानी कि अब इन्फ्लेशन है हो या डिफ्लेशन हो, हम जैसे एक सेकंड रुको, जैसे मान लो बुखार आ रहा है, ऐसे समझ लो, जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार का हो सकता है कुछ कारण, ये तो हो सकता है कि डेंगू हो या मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करें, स्पेसिफिक दवाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि बुखार हो लेकिन यार इसको जो हाथ में कुछ इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से इसको बुखार आ रहा है, तो हमको हाथ का इन्फेक्शन सही करेंगे, ना कि पूरे शरीर की दवा दे देंगे। समझ रहे हैं? तो जो टूल्स का यूज़ किया जा रहा था वो थे क्वांटिटी बेसिस पे। यहाँ पे हम क्या करें, क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं। क्वालिटी इस तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि भाई अगर प्रॉब्लम इस सेक्टर में है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली, तो इसके लिए डिसाइड करते हैं ढंग से। ठीक है, मतलब हर सबके लिए अलग अलग वो करते हैं। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, मार्जिन इज इंक्रीज फॉर अननेसेसरी सेक्टर्स। मार्जिन का मतलब ये होता है कोई भी आप चीज़ खरीदने जाओ, पैसा नहीं है तो बैंक से EMI पे ले लेते हो, लेकिन कुछ आपको क्या करना होता है, मार्जिन लेके चलना होता है बैंक्स को। मार्जिन मतलब जैसे वो कुछ भी गिरवी रखवाती हैं। ठीक है, तो आप गिरवी रख रहे हो, तो आप मान लो कि कुछ 10 लाख की चीज़ खरीदने गए, मान लो कि आप कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने गए, तो आपसे गिरवी रखवाया गया, मान लेते हैं कि कितने का रखवाया गया, 12 लाख का कुछ गिरवी रखवाया गया। ठीक है, तो आपने लोन ले लिया, आपसे फिर बोला जाए नहीं 12 लाख का नहीं यार ऐसा है, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा बना के चलना पड़ता है। अभी RBI की तरफ से गाइडलाइन है 15 लाख का। ठीक है, 15 लाख का हम आपसे मार्जिन रखेंगे। हम कुछ लोन सब वही है, हम क्वांटिटी नहीं चेंज कर रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट रेट सब वही है ना, सब वही है। हम क्या कर रहे हैं, अब 12 लाख लेना, 15 लाख। अब मान लो जिसके पास 15 लाख का कुछ नहीं है तो ये चीज़ नहीं ले पाएगा। सिंपल। तो हमने क्या किया, मार्जिन को अगर इंक्रीज कर देंगे अननेसेसरी सेक्टर के, तो अननेसेसरी सेक्टर में जो अननेसेसरी इन्फ्लेशन हो रखा है वो घट जाएगा। यही बात। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, डाउन पेमेंट, लोन ड्यूरेशन एक्सेट्रा ऑल फिक्स्ड इन एडवांस। हम कुछ लेने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए, ठीक है, कि वो 10 लाख की गाड़ी लेने गए, तो आपसे बोला जाएगा कि भाई एटलीस्ट ऐसा है कि आप ठीक है लोन पे ले लो, EMI पे ले लो, लेकिन 3 लाख का डाउन पेमेंट तो आपने करना ही होगा। अच्छा ठीक है 3 लाख कर देते हैं, ठीक है ले लो। नहीं अब जो है बढ़ गया 5 लाख का, नहीं 5 लाख था। तुमको लगता है जितने लोग अब बाई कर पा रहे होंगे 3 लाख में डाउन पेमेंट में, उतने लोग 5 लाख में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे यार 5 लाख कहाँ होते, तो 10 लाख की थोड़ी ना खरीदते, फिर तो फॉर्च्यूनर खरीदते क्यों? तो वही है, यहाँ पर कंज्यूमर क्रेडिट को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, कम लेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा।
सिंपल, ठीक है। मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन का मतलब होता है, आरबीआई बोलता है ए बैंक, जब हम कम कर रहे हैं कोई चीज़, तुम कह नहीं कर रहे हो, या हम कोई चीज़ बढ़ा रहे तुम कह नहीं बढ़ा रहे हो। जैसे हम मतलब कम कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो पास ऑन करो ना लोगों पे। मतलब हमने इसलिए कम किया है, इसलिए टाइट किया उसको, क्योंकि आरबीआई तो लोगों से डील डायरेक्टली करती नहीं है, बैंक करती है डायरेक्टली डील। तो बैंक ने, आरबीआई ने अपने रेट घटा दिए, सीआरआर सब SLR रेपो सब घटा डाले, बैंक बैठा है आराम से, बोल रहा है कि डिमांड अच्छी आ रही है, इतना ही रखेंगे रेट। फिर आरबीआई बोलेगा भाई देखो यार, है मार्केट में, इकोनॉमी में कुछ डिमांड नहीं जनरेट हो रही है, हम सब रेट कम किए हो, तुम होगी मतलब कुछ करी नहीं, तो देख लो यार भाई, ठीक। इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन, ठीक है, ऐसे समझ लो। वैसे इनके डेप्थ में कभी पूछता नहीं है, बस इतना ही पूछेगा इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है या है। डेप्थ में तो इनके बारे में पूछता है, किनके बारे में, ये सब, ठीक है। चलो, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी देखा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपने टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो टाइट कर रहा है, वो ढीला कर रहा है। तो आरबीआई अगर यूज करती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और अब इफ अगर ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, उसको मौद्रिक नीति बोलते हैं, और इसको भी कुछ नीति बोलते ही होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट अगर मान लो टैक्स बढ़ा देना, सब्सिडी से गवर्नमेंट है टैक्स बढ़ा देगी, तो मुझे बताओ, नहीं तुम ही बताओगे आज कि टैक्स बढ़ा देने से इन्फ्लेशन काउंटर होगा कि डिफ्लेशन काउंटर होगा? जल्दी से जल्दी बताओ। टैक्स मान लो कि मैं अभी 100 रुपये का मारा था, गवर्नमेंट बोल रही थी ला भैया इधर 10 रुपये ले आओ जरा, निर्मला ताई बोली 10 रुपये ले आओ, अच्छा। फिर निर्मला ताई ने टैक्स बढ़ा दी, बोलती है इधर आना थोड़ा सा 20 रुपये दो। तो पहले मेरे पास 90 रुपये खर्च करने के लिए बच रहा था, जिसको डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है, प्रयोज्य आय। अभी कितना बच रहा है? 80 रुपये बच रहा है, नहीं मेरे पास कम पैसा बच रहा है खर्च करने के लिए, नहीं कम पैसा जा रहा है इकोनॉमी में, नहीं टैक्स बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन काउंटर होगा, क्योंकि मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। अच्छा, सब्सिडी, ये ले लो योजना, वो ले लो योजना है, लाडली बहना योजना, लड़का बउआ योजना, सब योजना। अभी देख रहे हैं बिहार में कितनी योजनाएं आएंगी। अब नीतीश बाबू ने आज शुरू कर दिया कार्यक्रम, 35% रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया, जीत गया तो 35% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। मतलब साले चूज मार, सब एकदम खा डालो स्टेट को, लेकिन सत्ता में आने चाहिए बस, है। एक उधर महाराष्ट्र में 2 भाई लगे हुए सत्ता में आने के लिए, एकदम बवाल मचाए हुए मराठी को लेकर। मराठी से लेना देना कुछ वो नहीं होगा ना, लेकिन बवाल बुरा मचा रखा, क्यों पास आए हैं? मराठी के लिए नहीं भैया, सत्ता के लिए। तो स्टेट एकदम लूट डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए, है ना। खैर, पावर ऐसी मिलती सत्ता में। तो सब्सिडी अगर ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा? फिर लोगों के पास ज़्यादा फ्री फंड का पैसा पहुंचेगा, जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। हाँ, तो अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो सब्सिडी वगैरह सब कम करनी होगी, ओके। देन हाँ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखना तुम कैसे कैसे फ्री ये ले लो योजना, फ्री वो ले लो योजना, आज तो शुरू हुआ है बस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है भाई आप उगाओ, ये मार्केट में बेचने जाना, अगर ना बिके तो हमारे पास आ जाना, हम इतना प्राइस तो आपको देंगे। तो अगर ज़्यादा एमएसपी मिलेगा तो ज़्यादा जाएगा पैसा लोगों के पास, जो हमारे किसान लोग हैं, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब काउंटर नहीं होगा ऐसे में। तो अगर एमएसपी बढ़ाओगे उसको कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? समझ में आ रही कि नहीं? बताओ जल्दी से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विनोद देख रहा है, अच्छा। चलो भाई रुकना एक सेकंड, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा किलविश जी के पास बोलते हैं, किलविश जी से आग्रह करना चाहेंगे कि थोड़ा सा अंधेरा किया जाए क्लास में। कुछ ऐसी चीज़ें, क्या हो गया भैया इसमें? थोड़ा अंधेरा किया जाए, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं दिखनी चाहिए। अंधेरा कायम रहे। क्वेश्चंस खोलना इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है, बता लीजिए। समोसा खाने का मन कर रहा है, अच्छा चलो भाई। तो स्टेरलाइजेशन क्या चीज़ होती है? स्टेरलाइजेशन कुछ और नहीं बल्कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन को स्टेरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर को क्या करना है? इंक्रीज करना है, यानी सीआरआर को डिक्रीज कर दो। एक सेकेंड, क्या ऑप्शन है? इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स, तो गलत होगा। इंक्रीज द, अब देखो, अब ये मत सोचना कि सर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो का और कैश रिजर्व रेशियो का तो आपने कुछ रिलेशन एक्सप्लेन ही नहीं किया था। सेम चीज़ होगी ना, कि अगर एसएलआर ज़्यादा कर देगी जो आरबीआई है, तो कम पैसा लोन पे चढ़ेगा, और जब कम पैसा लोन पे चढ़ेगा तो अगेन सीआरआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इंक्रीज तो नहीं होगा। इंक्रीज इन दी बैंकिंग हैबिट होगा। बैंकिंग हैबिट का मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी आसानी से बता दिया नहीं कि 10% ही है, ठीक है, और 7 ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लो मेरे पास पैसा है, पैसा है मेरे पास, मैं जा नहीं रहा हूँ बैंक में, तो कहाँ से मल्टीप्लाई होगा सर? समझ पा रहे मेरी भावनाओं को? बैंकिंग हैबिट का मतलब ये होता है तुम बैंक जा रहे हो, तुम एफडी बनवा रहे हो, तुम सेविंग डिपॉजिट करवा रहे हो, तो बैंक उसको पैसे चढ़ा रहा है, तुम बैंक के नहीं जा रहे हो, बैठे हैं शांति से आराम से, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, पैसा संजो के रखेंगे, बैंक दे कल को ना दे क्या हो जाए भाई, को भरोसा थोड़ी ना है, तो रखे रहो अपने पास। तो बैंकिंग हैबिट तुम नहीं कर रहे, तो सीआर कहाँ से बढ़ेगा भैया? बढ़ाना है तो बैंकिंग हैबिट बढ़ाइए। देन व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट? क्या होगा अगर लोग जो हैं होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड लेस इन डिपॉजिट, हाथ में रखे हुए पैसा दे नहीं रहे बैंक को, है कि डिपॉजिट करते हैं, बैंक लोन पे चढ़ाए और इकोनॉमी है, या फिर म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करते हैं, या कहीं तो जाए पैसा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, है। वो जाएगा किसी को जिसको लोन की जरूरत होगी, हो सकता है उसको अपनी इंडस्ट्री डालनी हो, पैसा कमाएगा, है, 4 पैसा पैदा करेगा, उसमें 2 पैसा तुमको मिलेगा, तो मनी डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। तो होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड लेस इन डिपॉजिट, मनी डिमांड, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा?
डिक्रीज होगा, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग मेजर दैट कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर कम्बैटिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कम्बैट करना है, करो। तुम मॉनेटरी पॉलिसी के हेड हो, चीफ हो, मुखिया हो, बताओ जल्दी से कौन सा तुम टूल का क्या करोगे। इंक्रीजिंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इन डिफेंस पॉलिस, क्या करना है इन्फ्लेशन। भाई एक्सपेंडिचर नहीं, खर्च नहीं करना है, खर्च कर दोगे सरकार, ये क्या कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रहा है, तो ये क्या होगी, फिस्कल पॉलिसी होगी, लेकिन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी ना कि कॉन्ट्रैक्शनरी। हमें इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शनरी लगाना होता है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो फिस्कल हो। तो भाई तुम एक्सपेंडिचर करोगे तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, हमें लोगों से पैसा खींचना है, इन्फ्लेशन है, प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज है, क्या बात कर रहे हो, नहीं क्या बात कर रहे हो, इन्फ्लेशन काउंटर करना है, हमें कॉन्ट्रैक्शनरी चाहिए, एक्सपेंशनरी है। तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, इंक्रीजिंग द रेट, रिड्यूसिंग द रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, अगेन एक्सपेंशनरी। अब अगर हम सेविंग और एफडी में क्या कर देंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोग सोचेंगे यार सही है, पैसा रखने से अच्छा है इसको बैंक में ही डाल देते हैं, ब्याज मिलेगा, बढ़िया ब्याज चल रहा है आजकल एफडी में। तुमको कॉल करके बोलेगा एसबीआई का जो मैनेजर है, सर ऐसा बोल रहे सर बैंक आ जाइए, किस लिए, नहीं सर हम मिलना था आपसे, मिलना भी हो जाता, बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ था, आ जाइए। आ गया सर, ये हमारे जीवन ज्योति बीमा स्कीम चल रही है सर हमारी, ये हम बोल रहे थे कि आपके पास 10 लाख रुपये पड़ा हुआ है, इसको इस तरह से लगा। छोटू चाय लाओ तेरा सर के लिए, क्या चल रहा है, और छोटू चाय लाओ सर के लिए, चाय कहाँ से आ रही है, वो वॉल्ट कैश से आ रही है। और ये जो तुमको चल रहा है ऑफरिंग चल रही है कि भाई तुम अपने पैसे को करवा लो यहाँ पे, डिपॉजिट करवा लो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि उनको बेचारे को टारगेट्स होते हैं, ये करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, आई मीन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है, ये बताना आपको, तो जल्दी से। Purchase of treasury bills by the central bank from public, sale of treasury bills by the bank to public, sale of foreign exchange by the central bank। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अभी पढ़ा नहीं है, ट्रेजरी बिल भी नहीं पढ़े हैं, कर पाओगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पाओगे, अभी फॉरेन एक्सचेंज वाला पढ़ाया नहीं ना, चलो पहले सस्ते सस्ते निपटाते हैं थोड़े से। मुझे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बताओ। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट, नो। आप बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे अगर आप बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरएसएल सबको कम करना है, सबको कम करना है आपको, सॉरी हाँ, अगर आपको एक्सपैंड करना है ना, ठीक है, तो गलत होगा। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी परचेज करेगी, परचेज करके लोगों को पैसा देगी, तो बिल्कुल इंक्रीज होगा मनी सप्लाई, है वही ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेलिंग बाइंग, जिसको हम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, यस सिंपल, तो 2 and 3 ओनली। हाँ, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, जितना कैश है और जितना टोटल एसेट है उसी को बोलते हैं कि ये रेशियो ऑफ कैश इन हैंड और टोटल जितना एसेट है, तो उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कैश में मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगले वाले करो। इफ दी कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय द आरबीआई, अगर सीआर को कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई क्या होगी, मनी सप्लाई कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज है एम्बिगुअस इंपैक्ट, मतलब अजीब सा कुछ इंपैक्ट होगा। तो सीआर को आप क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि आप बैंक्स को ये बोल रहे हैं कि हम तुमसे कम पैसा लेंगे, आरबीआई बोल रहा है तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालो, ज़्यादा पैसा डालोगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी इकोनॉमी में, सिंपल सी बात है। ये करंट अफेयर्स है, ये प्रोजेक्ट नेक्सस वाला नहीं करना है, और बाकी आप और सब अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला करो। बाकी के क्वेश्चन कल आपसे सॉल्व होंगे, चाहे इंसॉल्वेंसी आईबीसी वाला क्वेश्चन हो या फिर ये लास्ट सॉर्ट वाला हो या फिर वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट सब होते हैं। द एसेट और एसेट्स दैट अ बोरोवर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड एज, जो आप प्लेज करते हैं कि भाई परचेज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं, गिरवी बोलते हैं ना। और बे के बारे में पढ़ा नहीं, अच्छा ये बताओ, ये वाला बताना, द परसेंटेज एक और था ना, वो कौन सा, ये वाला, हाँ। तो इसका अगर आपको समझ में आ रहा है तो देख लो, ठीक है, इसका 2 ओनली होगा क्योंकि सेल ऑफ और लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, तो सेल करेंगे ट्रेजरी बिल की, पैसा छीनेंगे बिल्कुल, ठीक है, खींचेंगे। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो खैर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये वाला करो आप, एक्सीड द मनी दैट वाज बोरोड, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। सर रियल क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। अभी आपको समझ नहीं आएगा जब परसों में, और उसके बाद इन्फ्लेशन पे ही जाने वाला है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप होइए, ठीक है, आपने दिए मान लो ये मुन्नू को, मुन्नू ये लो मुन्नू 100 रुपये ले जाओ मुन्नू, ठीक है, ये वापस कर जाना मैं, ठीक है मुन्नू, वापस कर जाना मैं, ठीक है, कब 5 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लगा हाँ ठीक है 100 रुपये दे दिया, हम बोले तुमसे लॉस हो गया, तुम्हारा नुकसान हो गया है, नुकसान काम सर 100 रुपये देगा, 100 रुपये दे दिए खत्म। नहीं बेटा, पहले 100 रुपये की जो कीमत थी वो आज नहीं है, यानी पहले 100 रुपये में हो सकता है एक जोड़ी चप्पल आ जाती है, लेकिन आज वो 110 रुपये में आती है, यानी कि इन्फ्लेशन इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति को, यानी कि घाटा हो गया भैया तुम्हारा, ये तो घाटा हो गया किसका, लेंडर का, जो दे रहा है, बोरोवर का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप उसको एडजस्ट करोगे तो उसको रियल बोलते हैं, नहीं तो फिर नॉमिनल बोलते हैं, अब वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अंश राय, अगर ऐसा है बहुत ज़्यादा नींद आती है आपको तो आप विटामिन डी का चेकअप करवा लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है उससे भी कई बार होता है ना, कई बार उससे भी होता है, क्योंकि या तो आप ऐसा करके देखो, जब सुबह होती है तो कृपया जो नेचुरल लाइट होती है उस पर जाएँ थोड़ा सा ना। क्लियर, चलो भाई, किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, हो तो आप बता सकते हैं।